है ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 31 होने वाला है। हमारी 8th क्लास जो 6 के ऊपर जो हमारी सीरीज जारी है उसका लेक्चर नंबर 31 होने वाला है। आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके सामने एक नए चैप्टर लेकर हाजिर हैं। और ये जो नया चैप्टर है ये है पार्लियामेंट के बारे में, यानी वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, यानी हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है, हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है। तो स्टूडेंट, आपने क्लास 7th में, क्लास 6th में ज़रूर पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, लॉ के बारे में सुना होगा, गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा, और वहाँ पर पार्लियामेंट वर्ड ज़रूर आपने पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट क्या होता है। क्लास 8th के अंदर जो चैप्टर है पार्लियामेंट, इस चैप्टर के अंदर आज जितने भी कंसेप्ट हैं पार्लियामेंट को लेकर, पार्लियामेंट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अभी जब चैप्टर पढ़ोगे आप तो हर एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें पार्लियामेंट के बारे में बताई है वो आपको क्लियर होने वाली हैं। जो इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं, हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर किस किस चीज़ के ऊपर हमें एम्फेसाइज करता है, तो हम उसके बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें पार्लियामेंट के फंक्शन के बारे में बताता है कि पार्लियामेंट की क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि जो डेमोक्रेसी और जो इलेक्शन है वो किस तरह पार्लियामेंट से कनेक्ट है, यानी हाउ द डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन आर कनेक्टेड टू द पार्लियामेंट। ओके, ये जो चैप्टर है ये हमें इस चीज़ पर एम्फेसाइज करता है कि पार्लियामेंट जो है कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है, यानी क्या ज़रूरत है पार्लियामेंट की एक कंट्री के लिए, एक मुल्क के लिए। और यह हमें बताता है कि जो लोग हैं उनका क्या रोल होता है कि जब वो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो लोगों का क्या रोल होता है। यानी एक जो कंट्री होती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, उसके अंदर जब रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उनमें लोगों का क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ पीपल वाइल चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, जब पार्लियामेंट 1947 के अंदर बना तो लोगों का जो एक्सप्रेशन है, जो फेथ है इसके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। और यही सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का कि लोगों का फेथ पार्लियामेंट के ऊपर है। पार्लियामेंट जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल होता है और इसके अंदर जो एज इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग फॉर द नेशंस बेनिफिट, यानी पार्लियामेंट जो है इसका सबसे बड़ा रोल होता है जो डिसीजन मेकिंग होती है, यानी जो कंट्री के लिए, जो नेशंस के बेनिफिट के लिए, एक मुल्क के बेनिफिट के लिए जो डिसीजन मेकिंग की जाती है वो पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है और पार्लियामेंट का रोल सबसे बड़ा होता है। और जहाँ पर हमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ये चीज़ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर पूरी, और ये चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर बताई गई है कि पार्लियामेंट की क्या, यहाँ पर पार्लियामेंट की क्या कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्लियामेंट जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो किस तरह बना है, ठीक है ना। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। हम इस चैप्टर के अंदर फुल्ली लोकसभा और राज्यसभा की बारे में पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं हाउ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द सेम आर इलेक्टेड, यानी इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको हर क्लास के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम आपके आने वाले हैं फ्यूचर में, जो आप दोगे अपने जॉब्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या आप कोई यहाँ पर 10th लेवल और 12th लेवल, जहाँ पर भी, जिस जगह भी आप, या ग्रेजुएशन के बाद आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पर अप्लाई करोगे, और आपको वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बहुत ज़रूरी पढ़ना है और उस वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं। तो उसका जो प्रोसेस है वो आपको समझ आने वाला है। और जो लॉ मेकिंग होती है, जो अनदर इंपॉर्टेंट रोल है पार्लियामेंट का, ये सबसे बड़ा रोल है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि ये जो चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर वक्त ये चीज़ सुनी होगी कि जो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, इलेक्शन के अंदर जब हम देखते हैं, इलेक्शन के दौरान खासकर जो लोग रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे इलेक्ट होते हैं फिर वो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं या हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसके अंदर जाते हैं, तो उनके रोल हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों से सुनते हैं, हम जो हमारे जो लोग इलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो उनसे हम सुनते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर फिर जो पीएम किस तरह इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट किस तरह इलेक्ट होता है, लोकसभा के मेंबर किस तरह इलेक्ट होते हैं, कौन लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, हमारे मुल्क का जो सदर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, ये सब चीज़ें हम तभी हमें पता चलेंगी जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और पार्लियामेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया एक अलग पेज के ऊपर जो हमने लिखा था वो यही चीज़ें हैं, इसके अंदर वही चीज़ें बताई गई हैं कि पार्लियामेंट जो है इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और पार्लियामेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर जो है हमारा, यानी ये पार्लियामेंट जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा और बेसिक जो की फीचर है वो पार्लियामेंट है। जिस तरह हमने पहले चैप्टर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर पढ़े थे, की फीचर के बारे में पढ़ा, उसमें पार्लियामेंट भी पढ़ा था हमने कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम इस चैप्टर के अंदर वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें आज पढ़ेंगे और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे 2-3 आएंगे उनके अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। और ये शॉर्ट सा चैप्टर है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हमें समझ आने वाली हैं। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्लियामेंट है और अभी ये तो हमारा पार्लियामेंट है और अभी हमारे पार्लियामेंट की एक और नई बिल्डिंग बन रही है और अब पार्लियामेंट वहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। लेकिन जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, जो हमारी एक हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग है वो यही बिल्डिंग है। उसके अंदर ही कंट्री के तमाम जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो हमारे लॉ बनते हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर बनते हैं। सो चलो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। वाई शुड पीपल डिसाइड, यानी वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है जो हमारा इंडिया है ये ब्रिटिश के कंट्रोल में बहुत अरसे तक रहा है, लगभग 250 साल तक ब्रिटिश के कंट्रोल में रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब 1947 के अंदर 15 अगस्त 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, उससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बहुत ही लॉन्ग और डिफ़िकल्ट जो स्ट्रगल हुई हमारी, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिसमें बहुत सारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। क्योंकि वो लोग जो थे वो एक चीज़ से इंस्पायर थे, वो था आइडिया ऑफ फ्रीडम। जो आइडिया ऑफ फ्रीडम उनके जो नेशनलिस्ट लीडर थे जो उनको दे रहे थे, ठीक है ना, आइडिया ऑफ फ्रीडम, वो उससे वो इंस्पायर थे, इक्वलिटी से वो इंस्पायर थे और पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन में वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इंस्पायर थे कि लोगों को हमारे लीडरों ने बताया था लोगों को कि आपको जो आज़ादी मिलने वाली है वो ऐसी है। तब तक लोगों को आज़ादी का पता ही नहीं था कि आज़ादी क्या होती है, क्योंकि लॉन्ग अरसे से उन्होंने जब जन्म लिया तब से, यानी जन्म से भी पहले उनके बाप दादा सब ग़ुलाम थे। अब जब एक कौम जब बहुत टाइम तक ग़ुलाम रहती है तो वो आज़ादी को भूल जाती है कि आज़ादी होता क्या है। उन लोगों को उस वक्त फ्रीडम के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए जब हमारे लीडर्स जब वो बाहर निकले, जब वो ब्रिटिश में गए, जब वो USA में गए, तब वहाँ पर जाकर उन्होंने स्टडी की। लाइक हमारे जो गांधी जी थे, हमारे जो मोतीलाल नेहरू थे, फिर हमारे जो दादा भाई नेहरू जी थे, ऐसे जो लीडर थे उन्होंने जब बाहर के मुल्कों में जाकर स्टडी की और वहाँ पर देखा कि फ्रीडम क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन क्या होता है, तो वो हमारे लोगों को आकर उन्होंने समझाया और लोग इस चीज़ से इंस्पायर हुए और उन्होंने जो पॉलिटिकल और जो एक फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने डट कर इस स्ट्रगल में हिस्सा लिया और फिर हमें वो आज़ादी मिली 1947 के अंदर। ओके, तो अब जो अंडर कॉलोनियल रूल जो था, जो ब्रिटिश रूल जो था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था, उसके अंदर जो लोग थे वो ब्रिटिश के बहुत सारे डिसीजन से एग्री नहीं करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से डरते थे वो, ठीक है ना। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो लोगों के बारे में नहीं सोचती थी, वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे और उनका डर, जो अगर कोई भी लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते थे, उनके डिसीजन मेकिंग को, उनके जो रूल होते थे, उनके जो लॉ होते थे, उनको अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता था तो वो फिर उसका नतीजा जो वो भुगतते थे वो उनको ही पता है और हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किस तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता था। तो इसलिए लोग उनकी डिसीजन को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। अब जो नेशनलिस्ट थे, जब 1985 के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उन्होंने इस पूरी जो सिनेरियो था उसको चेंज करके रख दिया और यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओपनली चैलेंज करना स्टार्ट किया। यहाँ पर जो मॉडरेट बने, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, तो इन्होंने इस तरह अपने मॉडरेट ने थोड़ा नरम तरीके से और एक्सट्रीमिस्ट ने थोड़ा गर्म तरीके से जो ब्रिटिश थे उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया और उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए। और 1947 से पहले जो लोग थे वो थोड़ा डरते थे, लेकिन 1947 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो यहाँ पर डिमांड रखी कुछ, और उनमें सबसे बड़ी डिमांड थी कि हमारे इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेचर के अंदर होने चाहिए। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है जो लोग कानून बनाते हैं, यानी जो लोग कानून बनाते थे इंडिया के लिए, उनमें हमारे लोग भी होने चाहिए, इंडियन पीपल भी होने चाहिए, ब्रिटिश ही सिर्फ ना हो।
सो इस तरह उनकी इस डिमांड को पूरा किया गया 1909 के अंदर, और कुछ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी लेजिस्लेचर के अंदर शामिल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रोइंग जो डिमांड है नेशनलिस्ट की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन्होंने अडल्ट टू वोट को अलाउ नहीं किया, और ना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पीपल हैं वो पार्टिसिपेट इन डिसीजन नहीं थे, यानी लोग तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं थे, क्योंकि जो लोग थे जिनको वो अलाउ किया गया वो वोट से नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने वो दूसरा एक तरीका था, उस तरीके से वो जाते थे, ना कि वो इलेक्ट होके। ओके, प्लीज़ थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट, यानी आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ा था जो कॉलोनियल रूल का जो एक्सपीरियंस था, एज रूल एज वेल एज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, यानी कॉलोनियल रूल जो था उस वो और जो लोगों का पार्टिसिपेशन स्ट्रगल के अंदर था, उसने जो नेशनलिस्ट लोग थे उनके माइंड के अंदर एक डाउट क्रिएट किया था कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसके अंदर डिसीजन मेकिंग में किस तरह पार्टिसिपेशन की जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉलोनियल रूल के अंदर जो कॉलोनियल थे, जो ब्रिटिश थे, वो तो लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करने देते थे। तो अब इंडिया फ्री हो जाएगा, इंडिया आज़ाद हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया जो होगा कमिंग डेज़ के अंदर, कमिंग ईयर के अंदर, तो वहाँ पर जो सब कंट्री के जितने भी लोग होंगे उनको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन वो जो लीडर थे वो ये सोच रहे थे किस तरह अलाउ किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं था। दिस डिज नॉट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू लाइक इट फेल्ट लाइक। ओके, यानी इसका मतलब अगर हम आज़ादी हासिल कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी जिस तरह अभी कॉलोनियल रूल काम कर रही है, यानी जिस तरह अभी ब्रिटिश काम कर रहे हैं। इंडिया तो फ्री होगा, यहाँ पर हर एक जो लोग हैं उनकी डिमांड सुनी जाएगी, उनकी नीड्स पूरी की जाएंगी, और जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की जो इंस्पायरेशन है, जो ड्रीम्स हैं कि हमारी जो कंट्री होगी वो आज़ाद होगी, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज होगा वो इम्प्लीमेंट होगा, तो इस डिमांड को पूरा किया जाएगा, और जो भी कंट्री के लोग हैं, जो कंट्री के सिटीज़न हैं, उनको राइट टू वोट यहाँ पर होगा। और इस तरह जो लोग होंगे वो पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन लोगों की है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग लोगों की है। ओके, सो यहाँ पर एक हमें इमेज दी गई है, इस इमेज को हम समझने की कोशिश करते हैं। दी बो फोर टू शो ए वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज़ इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM. EVM were used throughout the country for the first time in 2004 general election। यानी ये जो फोटो है इसमें एक जो मेल जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो देख रहा है, एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखी गई है चार्ट के ऊपर कि EVM मशीन को किस तरह यूज़ किया जाता है। EVM मशीन जो होता है इलेक्ट्रिक जो वोटर मशीन जो है, यानी इसके ज़रिए हम वोट डालते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। ओके, इसके ऊपर निशान होते हैं हर एक रिप्रेजेंटेटिव के, और फिर हम जाकर उस पर वोट डालते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर चुने जाते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी गई है कि किस तरह EVM को यूज़ किया जाता है। EVM जो है वो वेर यूज थ्रू द कंट्री फर्स्ट टाइम इन 2004, यानी 2004 के अंदर यहाँ पर सबसे पहले EVM मशीन का यूज़ किया गया था। ओके, द यूज़ ऑफ EVM in 2004 saved around 1.50,000 trees, which would be cut, which would have been cut to produce about 8,000 ton of the paper for printing the ballot paper। यानी EVM ने सबसे बड़ा ये काम किया, जो EVM मशीन थी उसने सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने 1.5 लाख जो ट्री थे वो बचा लिए, क्योंकि 1.5 लाख ट्री यहाँ पर कट करने थे, और 8,000 टन जो पेपर हैं वो बनाए जाने थे। जो बैलेट पेपर, जो पहले जो रूल होता था, पहले जो तरीका होता था वोट डालने का, वो पेपर के ऊपर वोट डाला जाता था जिसको हम बैलेट्स कहते हैं, लेकिन उसके बाद मशीन पे डाला गया जिसने बहुत यहाँ पर बचा लिए ट्रीज़ को, वरना ट्रीज़ कट होने थे और वहाँ पर वोट डाले जाने थे। सो ये हमारा जो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक था हमने पढ़ा, वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल क्यों डिसाइड करते हैं, पीपल करना चाहिए। ओके, तो हमने पढ़ा कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंदर लोगों को पता चल गया था कि किस तरह लोगों की पार्टिसिपेशन होना डिसीजन मेकिंग के अंदर कितना ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजन जो हैं वो लोगों के लिए होते हैं, और लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक द आर्टिस्ट इज़ ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द इमेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन द प्रीवियस पेज। यानी जो प्रीवियस पेज यहाँ पर हमें दिया गया है
इसके अंदर आर्टिस्ट हमें क्या समझाना चाहता है। तो इसके अंदर टेस्ट ने हमें बताया है कि देखो किस तरह जो हमारे फ्रीडम ये लोग जो हैं, फ्रीडम फाइटर जो हैं, ये जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमें इतनी अच्छी पार्लियामेंट देने के लिए। ओके, ये जो डिसीजन मेकिंग की जो प्लेस है जहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और हमारे रूल बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही लोग हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। लेट्स फिनिश दिस टॉपिक हियर एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।